तारीख थी 28 फरवरी 2026। अचानक तेहरान पर हवाई हमले होते हैं और इसके कुछ ही घंटों बाद एक खबर आती है जो पूरी दुनिया को हिला देती है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई अब नहीं रहे। सोचिए, एक नेता की मौत, एक नए लीडर का आना और एक ऐसा इलाका जो पहले से ही आप कह सकते हैं एक ज्वालामुखी पर बैठा था। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ईरान में क्या हुआ, असली सवाल तो ये है कि सत्ता का ये जो खालीपन बना है, ये हमारी दुनिया को किस तरह से बदलने वाला है। देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक तरह की चेतावनी है कि कैसे सिर्फ एक इंसान के जाने से पूरी दुनिया का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। चलिए इसी को जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि उस दिन हुआ क्या क्या। 28 फरवरी की सुबह ईरान पर अटैक होते हैं। दोपहर होते होते सुप्रीम लीडर की मौत की खबर कंफर्म हो जाती है और शाम तक जो असेंबली नया लीडर चुनती है वो एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए इकट्ठा हो जाती है। मतलब सब कुछ ही घंटों के अंदर हो गया, पूरा खेल ही पलट गया। तो ठीक है, अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लीडर की मौत नहीं थी, ये ईरान के पूरे पावर स्ट्रक्चर के लिए एक, आप कह सकते हैं, सिस्टम शॉक था। मतलब एक ऐसा झटका जिसने दशकों से चली आ रही बनी बनाई व्यवस्था की नींव ही हिलाकर रख दी। अब ये समझने के लिए कि ये इतना बड़ा मामला क्यों है, हमें सुप्रीम लीडर के रोल को समझना होगा। ये किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जैसा पद नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये ईरान में सबसे बड़ी पॉलिटिकल और रिलीजियस अथॉरिटी होती है और ये पावर 1989 से, सोचिए 1989 से अली खामनेई के पास थी। और ये पावर कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाइए। पूरी आर्मी उनकी कंट्रोल में, जुडिशरी पर उनका असर और देश के हर बड़े फैसले पर आखिरी मुहर उन्हीं की लगती थी। सब कुछ एक इंसान के हाथ में। तो जाहिर है जब वो इंसान नहीं रहा तो एक ऐसा वैक्यूम बन गया जिसे भरना कोई आसान काम नहीं था। और ये बात इस सिचुएशन पर एकदम फिट बैठती है। एक पॉलिटिकल सिस्टम जो 30 साल से ज्यादा से एक चट्टान की तरह मजबूत दिख रहा था, वो अचानक एक ही रात में अनिश्चितता के समंदर में डूब गया। असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ था। तो सवाल ये है कि आगे क्या हुआ? जब सबसे पावरफुल इंसान अचानक चला जाए तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो सिस्टम खुद को संभाल लेता है या फिर ढह जाता है। तो क्या पूरी इमारत सिर्फ एक ही पिलर पर टिकी थी? अब देखिए, ईरान के संविधान में ऐसी सिचुएशन के लिए एक प्रोसेस है। एक एक्सपर्ट्स की असेंबली होती है, वही नया सुप्रीम लीडर चुनती है। तो वो फौरन मीटिंग के लिए बैठती है और उनका गोल बिल्कुल क्लियर था, देश को बिना लीडर के नहीं छोड़ना है, जितनी जल्दी हो सके नया लीडर अपॉइंट करना है। और फिर 8 मार्च 2026 को अनाउंसमेंट होती है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर होंगे मुज्तबा खामेनेई, जो कि पिछले सुप्रीम लीडर के ही बेटे थे। ये एक बहुत ही बड़ा मोमेंट था, क्योंकि इसका मतलब था कि पावर परिवार के अंदर ही रही। और ये सब इतनी तेजी से हुआ, इसका एक ही मतलब था, स्टेबिलिटी। ईरान की जो सबसे ताकतवर फोर्स है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC, उसने फौरन नए लीडर को अपना सपोर्ट दे दिया। ये एक क्लियर मैसेज था पूरी दुनिया को, सत्ता का सेंटर नहीं बदला है, सिर्फ चेहरा बदला है। अब जरा रुकिए, इस लीडरशिप चेंज को हम अकेले नहीं देख सकते। हमें यह भी देखना होगा कि ये हुआ कब। ये उस वक्त हुआ जब पूरा मिडिल ईस्ट पहले से ही टेंशन की आग में जल रहा था, और ये घटना उस आग में घी डालने जैसी थी। उस वक्त ईरान और इजराइल के बीच टेंशन अपने पीक पर था। आसमान में मिसाइलें और ड्रोन उड़ रहे थे। सब लोग सांस रोके देख रहे थे कि अब आगे क्या होगा, अगला कदम कौन उठाएगा। सिचुएशन ऐसी थी कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर बैठा था। लेकिन सब सोच रहे होंगे कि इन सब का हमसे, यानी भारत से क्या लेना देना है। ईरान में जो हो रहा है उसका असर हमारे देश, हमारे घर पर कैसे पड़ सकता है। चलिए इसी कनेक्शन को समझते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है ना, कि हजारों किलोमीटर दूर कोई घटना हो रही है और उसका असर हमारी जेब पर कैसे पड़ सकता है। इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में है, एनर्जी। इस आंकड़े को देखिए, भारत अपनी जरूरत का 80% से भी ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है, इंपोर्ट करता है। हम दुनिया के सबसे बड़े तेल खरीदारों में से हैं और हमारा ज्यादातर तेल आता कहां से है? मिडिल ईस्ट से। अब आपको कनेक्शन समझ आ रहा होगा। और ये पूरी कहानी एक जगह पर आके टिक जाती है, हॉर्मज़ जलडमरू मध्य या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। ये एक बहुत ही संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को बाकी दुनिया से जोड़ता है और दुनिया का ज्यादातर तेल का व्यापार यहीं से होकर गुजरता है।
अब सोचिए, अगर लड़ाई की वजह से ये रास्ता बंद हो गया तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। और इसका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ेगा। भारत में पेट्रोल डीजल के दाम सीधे सीधे दुनिया में कच्चे तेल के दामों से जुड़े हैं। और सिर्फ यही नहीं, हमारे घरों में जो एलपीजी सिलेंडर आते हैं उनकी कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि सप्लाई में दिक्कत होगी, शिपिंग महंगी हो जाएगी। तो इस तरह मिडिल ईस्ट की कोई भी गड़बड़ सीधे हमारे किचन तक पहुंच सकती है। ये जो बात है ना, ये इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाती है। जियोपॉलिटिक्स में पावर बैलेंस काफ़ी हद तक फिजिक्स के नियमों जैसा ही है। जब कोई एक बड़ी ताकत अपनी जगह से हिलती है ना, तो सिस्टम में मौजूद हर दूसरी ताकत खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देती है। देश रिएक्ट करते हैं, मार्केट्स रिएक्ट करते हैं, और इसीलिए ईरान में हुई एक घटना हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे फ्यूल के दाम और हमारी इकनॉमी पर असर डालना शुरू कर देती है। तो अब सवाल यह है कि यहां से आगे क्या? एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोटे तौर पर 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला सिनारियो है कंट्रोल्ड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब लड़ाई झगड़ा सीमित दायरे में रहे और एनर्जी मार्केट पर ज्यादा असर ना पड़े। लेकिन जो दूसरा रास्ता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, रीजनल एस्केलेशन। इसका मतलब है कि लड़ाई फैल जाए, दूसरे देश भी इसमें शामिल हो जाएं, शिपिंग के रास्ते बंद हो जाएं और तेल की कीमतें कंट्रोल से बाहर हो जाएं। और एक तीसरा सिनेरियो भी है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंसोलिडेशन। इसमें क्या होता है कि नए सुप्रीम लीडर बाहर लड़ने भिड़ने के बजाय अपना पूरा ध्यान देश के अंदर अपनी पावर को मजबूत करने में लगा सकते हैं, अपनी पकड़ को एकदम टाइट करने में। देखिए, इतिहास हमें एक बहुत दिलचस्प बात सिखाता है। जब कोई बड़ी घटना हो रही होती है तो उस वक्त सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत केओटिक लगता है। लेकिन सालों बाद जब हिस्टोरियंस पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो अक्सर एक खास लम्हे की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, हाँ, यहीं से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या ये ईरान क्राइसिस जियोपॉलिटिक्स को बदलेगा, वो तो ये करेगा ही। असली सवाल ये है कि ये हमारी दुनिया को कितना बदल देगा, इससे पहले कि हमें एहसास भी हो कि बदलाव तो पहले ही हो चुका है।